ये सिलेबस रेफरेंस 5 है आपका, आपके पास आपका सिलेबस पड़ा होगा, उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स के अंदर जाके आप सिलेबस रेफरेंस नंबर 5 चेक कर सकते हैं, वो लिखा हुआ उसने बकायदा पेस्टल एनालिसिस। अच्छा, पेस्टल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजें ऐसी हैं कि इसके मेन बैकग्राउंड के बारे में आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। बेसिकली ये जो पेस्टल एनालिसिस है ये बिलोंग करता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस से। हम इन्वायरमेंट एनालिसिस जब कंडक्ट करते हैं उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैन। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दो मेन इन्वायरमेंट से डील करना पड़ता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप्स की इन्वायरमेंट होती है, तो टू टाइप्स की होती है। नंबर वन इज इंटरनल एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि विद इन दी प्रीमिसेस, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, वर्क फ्लो क्या है, वहां पे स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंटरनल। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना एक्सटर्नल की, तो ये हम बात करें जब के आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो फैक्टर्स कंपनी को हिट कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब ये जो टॉपिक है मैंने भी बताया, इसके ये हम कहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैन या इन्वायरमेंट स्कैन के अंदर। अच्छा, इन्वायरमेंट स्कैन के बेसिकली दो ही मेन पर्पस होते हैं। नंबर वन इज थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना। दो मेन पर्पस के लिए इन्वायरमेंट स्कैन की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट कौन कौन से हैं और इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कौन सी आप अवेल कर सकते हैं। ये दो मेन एस्पेक्ट्स हों। बेसिकली पेस्टल वो टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में यूज किया जाता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो चेंजेस इनकर हो रही हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, प्रीवियसली इस एनालिसिस को कहा जाता था पेस्ट एनालिसिस। अब पेस्ट इसकी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म थी। लेटर ऑन इसके अंदर दो फैक्टर्स और ऐड कर दिए गए। ये बेसिकली एक एक्रोनिम है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए, इसमें पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, नंबर टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स मिल के बना रहे होंगे ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आगे सोशल एंड कल्चरल, या सिर्फ सोशल आप बोल रहे हैं। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड फॉर इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल, और एल स्टैंड फॉर लीगल फैक्टर्स। तो अगर यहां पे आपने पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्या वो आपसे पेस्टल मांग रहा है या पेस्ट मांग रहा है। अगर आपसे वो पेस्ट मांग रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ फोर मेन फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल आपने डिस्कस करना है। अगर पूरा पेस्टल मांग रहा है देन आपने ये 6 के 6 फैक्टर्स डिस्कस करने। अब बात यहां पे ये है कि मैंने ये जो आपको रिलेट किया ना कि जी दो तरह की इन्वायरमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल को बिजनेस की माइक्रो इन्वायरमेंट भी बोला जाता है और एक्सटर्नल को मैक्रो इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पे इन फैक्टर्स का इंपैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। अब ये यहाँ पे अभी से आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि ये एनालिसिस
करना क्यों जरूरी है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, और कंपनीज के लिए प्रैक्टिकली ये चीज परफॉर्म करना कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस। न्यू बिजनेसेस जो लॉन्च होते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस भी होते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं। इनमें जो जो टॉप की कंपनीज है वो तो तकरीबन अब हर साल ही कंडक्ट कर रहे होते हैं, रीएवैल्यूएट करते हैं, वरना कम से कम कंपनी हर 2-3 साल के बाद ये एनालिसिस लाजमी कंडक्ट करती है। अब यहां पे ये चीज है कि आपने ईच एंड एवरी फैक्टर एंड ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट को इस पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसमें कौन से फैक्टर हैं जो कि बिजनेस कंसीडर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो बिजनेस डिसीजंस लेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। अच्छा, पॉलिटिकल फैक्टर्स किसी भी इकोनॉमी के अंदर रिफ्लेक्शन होते हैं उस कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एक कंट्री में मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बट उस कंपनी ने कंसीडर किस पॉलिटिकल पार्टी को करना है जो कि डोमिनेट है, मतलब जो कि पावर में। हर पार्टी के अपने एजेंडाज होते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वो फैक्टर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो कि डायरेक्टली हिट कर रहा होता है कंपनी को, और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कंपनी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर। जब भी किसी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है ना, सबसे पहले बेशक वो एक्सपेंशन का डिसीजन है या न्यू इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, दो मेन चीजें वो क्या देखते हैं कि जिस कंट्री के अंदर हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं या जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में दो ही बड़ी लीडिंग मेन पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, एक जाती थी एक आती थी, एक जाती थी एक आती थी, और उसमें भी हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश ये होती थी कि इसकी गवर्नमेंट कैसे गिरा दी जाए, ये टेन्योर पूरा ना कर सके। अब ये आप लोगों को लग रहा होता है मजाक है, बट इसका डायरेक्टली इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर इस तरह से है कि आप वो पाक स्टडीज में अपने पढ़ते थे 5 साल मंसूबे, 10 साल मंसूबे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, वो अब जो गवर्नमेंट है उसने एक प्लानिंग की, एक प्लान दिया, उसको उसने इम्प्लीमेंट किया। अब उसके आउटकम आने में कुछ टाइम तो लगना है। अब न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी या ये, तो वो पिछले वालों की, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उन चीजों को जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते हैं या ये, वो उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। और बिजनेस तो हम बाय अकाउंटिंग के बात करें, वो जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल बात करें, गोइंग कंसर्न, बिजनेस है तो चलते रहना है। बिजनेस गवर्नमेंट के जाने के साथ बंद तो नहीं हो जाए, तो इन्होंने तो बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट इनका पड़ रहा होगा बिजनेस के ऊपर। फिर नंबर 2, उनको ये भी थ्रेट होता है, जैसे भुट्टो इरा के अंदर हुआ, नेशनलाइजेशन की लहर चली, जो प्राइवेट ओन्ड बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया। तो जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको ये डर है ना उस कंट्री में, कल को कहीं पे यहाँ पे ये प्राइवेटाइजेशन तो गुड है, बट कहीं ये नेशनलाइजेशन की तरफ ना चले जाए, जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है उसको गवर्नमेंट ना परचेज कर ले। ये सबसे बड़ा मसला।
तो ये चीज देखनी है। अब ये क्यों है, यहाँ पे बाकी फैक्टर देखने के लिए कि कौन कौन से आएंगे, आपको दो तीन मेन बातें पता होनी चाहिए। जब आपने कहीं पे भी इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपने इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े होंगे। तीन मेन टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक जिनको हम मोस्टली नाम से जानते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। जिस तरह अब कैपिटलिज्म है, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। नंबर टू, सोशलिज्म को कम्युनिज्म भी बोला जाता है या प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब इसमें ये देखें, पहले आपने ये भी देखना ना कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। कंपनी ये भी देखेगी, जिस तरह पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी, कुछ अर्सा पहले तक अमेरिकन कैपिटलिस्टिक थी, रशियंस जो थे वो सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट जिसको आप बोलते हैं वो थे। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखना होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कैसे है। अब जो आपके पास सोशलिज्म या कम्युनिज्म है, उधर तो सारे रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट। प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल किसी हद तक होता है या होता ही नहीं। तो वहां तो सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में। फिर कैपिटलिस्टिक में फ्री, हम मार्केट स्ट्रक्चर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पब्लिक। और उसके अंदर जो फैक्टर प्राइसिंग और बाकी सारी चीजें होती हैं वो डोमिनेट होती हैं किस चीज की वजह से, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस प्राइस डिटरमाइन कर रही होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी। प्राइवेट सेक्टर अगर प्राइसेस ज्यादा चार्ज करने लगता है या ये तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। फिर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो प्राइस सीलिंग या फ्लोरिंग, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस लेवल इंप्लीमेंट करना है। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी के तल्लकात हर कंट्रीज के साथ अलग होते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में एक इन्फ्लेशन होने की सबसे बड़ी रीजन भी ये है कि ये जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडिया से ट्रेड बंद। आपने देखा होगा जब से वो गवर्नमेंट आई उसके बाद आप न्यूज पे अक्सर एक चीज सुनते होते थे कि जी कराची में वो कुत्ते काटने वाली वैक्सीन खत्म हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम रेज हो गई। अब वो तो वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया बना रहा होता है, पाकिस्तान उससे परचेज करता था पहले। अब वो शॉर्टेज और वो नहीं मिलता है। फिर कई ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ दुनिया में इंडिया प्रोड्यूस करता है, और वो जाके आप परचेज करके लाते हैं इटली से या दूसरे कंट्रीज से वाया दुबई। वो ट्रेवलिंग कॉस्ट देखें कितनी पड़ती है। इस सीजन पूरे में पीछे आपके देखें टमाटरों का बहरान रहा, क्यों, पहले तो वो इंडिया से आप कर लेते होते थे, तो अब इस दफा आप देखें ना टमाटर की प्राइस कहाँ तक जाती है शॉर्टेज की वजह से। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकता ड्यूरिंग पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंडिया के साथ। इसके उलट आप देखें कि जो यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है, आप कहते हैं ना, सुनते हैं एक फ्रेज कि आप यूरोप के एक कंट्री का वीजा लें बाकी सारे मुफ्त में फिर लें। वो क्या है, उन्होंने असल में अपने बॉर्डर्स ओपन रखे हैं फॉर ट्रेडिंग एंड अदर पर्पसेस। बिजनेस सारे ये एस्पेक्ट्स देखती है, अगर नहीं देखेगी, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया और पता लगे गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया या उसके अगेंस्ट होगी वो पॉलिटिकल पार्टी, फिर मसला।
अब एक कंपनी गई जी हम काला बाग डैम कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, बट वो तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, नहीं हो सके। जो हाल आपके सी पैक का हुआ, बाकी सारी चीज, तो बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होगा। डॉलर जाने की वजह, डॉलर आने की वजह पाकिस्तान। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं वो कौन से हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग पॉलिसी भी हो सकती है, इसमें फॉरेन पॉलिसी भी हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट नहीं और पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही। करप्शन, एक चीज है, आपके साथ ही पड़ोसी मुल्क ने, मोदी ने एक काम किया था, अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया था। क्यों किया था? यही, पाकिस्तान में भी कई चीजें खत्म हो सकती हैं। करप्शन कब होती है? जब सोर्स होता है और इंकरेजमेंट होती है, और वो इजीली हो सकती है। आप चांसेस ना दें तो ये नहीं होगी। आप 5,000, 1,000, 500 का ये नोट खत्म कर दें, कैसे होगी? जो ब्राइबरी लेते हैं, बाकी सारा कुछ है। कल को स्मॉल नोट होंगे 100 वाले या उससे कम, या सिक्के होंगे, कॉइन्स। जिसने 5,000 रिशल लेनी थी तो वो पकड़ा जाएगा ना, इतने सारे अब सिक्के या वो कितने नोट लाद के लेके जाएगा। बट हमें नहीं करना, मसला ये। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, आप किन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, किन के साथ नहीं करना चाहते। हर कंट्री वो कंट्री ढूंढता है जहां से उसको चीजें कम कॉस्ट के ऊपर मिले, ताकि उसकी कंट्री में जो चीजें प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं या ये उसका बेनिफिट सोसाइटी को मिले। हमारे यहाँ उलट है, हम उन कंट्रीज की तरफ जाते हैं जहां से वो चीजें कॉस्टली मिलती। खैर ये पहले नहीं था, अब कुछ अरसे से गलत फॉरेन पॉलिसी और बाकी सारी चीजों की वजह से हुआ, वो अभी आएगा भी इसमें। वो पॉलिटिकल लॉबीज बनाने के चक्कर में, और ये हमने बड़ा कुछ खोया और बड़ा कुछ खोएंगे। उसके बाद टैक्स पॉलिसी की है। अच्छा, यहाँ पे दो बातें, इन दो फैक्टर्स में कॉन्ट्रडिक्शन आता है। ये जो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स है ना, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। लोग समझ रहे होते हैं ये शायद कुछ फैक्टर वहां आने हैं, कुछ यहाँ आने हैं। फिर इकोनॉमिक का भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है इसके साथ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने टैक्स रेट नहीं कहा, टैक्स पॉलिसी कही। टैक्स रेट इज ए इकोनॉमिक फैक्टर, बट टैक्स पॉलिसी इज अ पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिसी तो ओवर आ रहा है कि हम डायरेक्ट टैक्सेस कितने रखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने रखेंगे, कितने परसेंट इनकम उस कंट्री के अंदर जो है वो आफ्टर द कंजम्पशन हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, और कितने डायरेक्ट होंगे। ये जिस तरह भी आपने देखा जी पेट्रोल पे उन्होंने कहा जी वो लेवी और वो उसके मद में पैसे, पहले नहीं था, इस गवर्नमेंट ने वो चार्ज किया। अब दो बातें हैं, या इसका गुड इम्पैक्ट होता है या बैड होता है, आपके सामने ही आ रहा है। अब आप लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, फिर गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाती। वो जो लेवी इंप्लीमेंट कर दी है, ये वो कहते हैं जी टैक्स नहीं था पाकिस्तान में पहले, अब टैक्स उसके ऊपर लग गया। आम बंदे को इसका कोई वो नहीं है, वो ये कहता है मैं इतनी प्राइस पे कर रहा हूँ भाई, उसमें 5 रुपए लेवी है, 10 रुपए लेवी है, वो मुझे उससे कंसर्न नहीं, बट मैं टोटल प्राइस ये पे कर रहा हूँ। अच्छा, जो इसमें हमारे यहाँ क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिनको ना इकोनॉमिक फैक्टर्स, ना वेरिएबल्स, या ना इन चीजों का पता नहीं होता, हम यही काउंट कर रहे होते हैं कि मैं इतनी प्राइस पे कर रहा हूँ।
बट वो पढ़ा लिखा इंसान ये उसको कहेगा यार इस पे पहले टैक्स नहीं था, अब टैक्स ऐड कर दिया, दैट्स वाई प्राइस ज्यादा है। प्राइस वो नहीं है। और टैक्स क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ही टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने तो एक्सपेंडिचर फुलफिल करने के लिए अर्निंग करनी है। आगे लेबर लॉस क्या है? अच्छा, अब ये भी लीगल फैक्टर में आएंगे, बट वहां पे लेबर लॉ कुछ और है। ये जो लेबर लॉ है ये है कि मिनिमम वेज और मैक्सिमम वेज क्या होनी चाहिए इकोनॉमी में, हर साल बजट में अनाउंस होता है। इन्वायरमेंटल लॉज क्या है? ये भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। जैसे जब ये सर्दियां आ रही होती हैं तो पंजाब में स्मोक एक्ट लग जाता है ड्यू टू उस स्मोक की वजह से। लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाते हैं कंपनीज के या बाकी सारी चीज। उसके बाद ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, वही अक्रॉस द बॉर्डर, जो आप एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शंस पहुंच गया। या तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना, इनको कंट्रोल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर में मोस्टली ये कौन से फैक्टर हैं जो कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं? ये सारी की सारी वो चीजें, मतलब वो जो आपने इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट डिमांड सप्लाई, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। और बाकी सारे फैक्टर्स से ज्यादा शायद कंपनी को हिट ये चीज करती है। कैसे? अब देखें, ये फैक्टर्स हिट करते हैं सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। अच्छा, फिर कंपनी की इनकम होगी, ये इनकम बाद में जाके कंट्री की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी, किसी भी मेथड से कैलकुलेट की जा रही हो। और ये फिर कंपनी की उस कंट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करे। हम ये चीजें नहीं देखते। हमारे यहाँ प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है, हम चीजें देख रहे होते हैं अच्छा मेरा पीरियड सही गुजर जाए या ये हो जाए। हम ये नहीं देख रहे होते कि उस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या रहेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो टैक्स रेट कम कर दे तो या वो ज्यादा कर दे, भाई ये जो कम करना या ज्यादा करना है, पाकिस्तान में इससे पहले इतने टैक्स नहीं होते थे। तो आ गया बात यहाँ पे ये थी, इस वजह से नहीं थी क्योंकि अल्टीमेटली उस टैक्स का एडवांटेज किसी आम बंदे तक नहीं पहुंचता होता था। आप या मैं एज ए पढ़े लिखे इंसान अगर हम ये बात करें अच्छा बाहर यूरोप में या इंग्लैंड में 35% इनकम लोगों की टैक्स में चली जाती है, ये भाई वहां पे क्या फैसिलिटीज नहीं है? वहां हेल्थ आपको गवर्नमेंट नहीं देती, एजुकेशन नहीं देती, वहां पे वो सारे वो देखते हैं। यहाँ पे जब कंपनी आएगी बेचारी, कोई खोलेगी बिजनेस, उसको पता लगे भाई सारा कुछ तो मैंने प्रोवाइड करना, उनकी हेल्थ भी, मेडिकल इंश्योरेंस भी, बाकी भी। तो कंपनीज को आजकल ये सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ता है। अगर यही गवर्नमेंट ने दिया होता तो कंपनी को तो ये कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़नी। तो फिर टैक्स किस चीज का हुआ? कौन से फैक्टर इसमें आप देखें? नंबर वन, ग्रोथ रेट इकोनॉमी कई तरह से मेजर किया जाता है। जीडीपी भी है, जीएनपी भी है, एनएनपी भी है, पर कैपिटा इनकम भी है। उसके बाद इन्फ्लेशन, आपके सामने ही है, मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि असल में इन्फ्लेशन डिस्ट्रॉय करेगी आपकी परचेजिंग पावर और ज्यादा अफेक्ट करेगी फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स को।
उनका इनकम का लेवल सेम है, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो इनकम तो नहीं बढ़ रही। फिर इंटरेस्ट रेट लेवल के, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बारविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बारविंग कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग लोन नहीं लेंगे, जब लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। कई दुनिया के कंट्रीज में 1% इंटरेस्ट है। खैर हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन भी एग्जिस्ट करता है, कंपनीज ये भी देख रहे होते हैं, हम यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, उधर से ये फंड छोड़ देते हैं जी, रोडें बनाओ, ये करो वो करो। वो चाह रहे होते हैं एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। तो कई डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन भी आती है। तो कई बड़ी कंपनीज फिर ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी नाअहली का खमियाजा हम भुगतेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें, अब एक्सचेंज रेट क्या है, वो ऐसा रेट जिसके ऊपर आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से तब्दील करें, एक्सचेंज करें। आपके सामने ही है ना डॉलर वगैरह, कहाँ ऐसा ऐसा नीचे भी आ रहा है। ये तो उन्होंने प्रिडिक्शन भी कर दी और मिनिमम लेवल भी बता दिया, अगर आईएमएफ से लोन मिल जाता है तो यहाँ तक जाएगा डॉलर। आजकल एक और चीज आप न्यूज पे सुन रहे होंगे, डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है, बेचने वाले ज्यादा, डिमांड सप्लाई असरअंदाज नहीं। खैर वो ट्रेड पे भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कई और चीजें भी हैं, फैक्टर्स। बट क्या है कि आपका एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल है, और एक्सचेंज रेट तो स्टेबल तब होता ना जब आपकी कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट्स होती और डॉलर पाकिस्तान में आ रहा होता, आपके बैंक रिजर्व में पड़ा हुआ होता। हम सारा कुछ तो इंपोर्ट करके तो पैसे दे देते हैं भाई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी। अच्छा वैसे कई लोग ना यहाँ पे दो बातें सुने। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, बट दे हैव नो वर्क अपॉर्चुनिटीज। काम करना चाहता है, कर सकता है, बट उसके पास वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो 1 करोड़ नौकरी नहीं। यहाँ पे फिनोमिना ये है कि जिस सेक्टर में हमारे यहाँ दो बातें यहाँ पे क्लियर कर लें कि भाई जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है तो प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। लोग कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व कर रहे होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में कर रहे होते हैं। तो उस इकोनॉमी में सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं ले सकता, या सारी की सारी प्राइवेट नहीं ले सकती, ये बात समझें। और गवर्नमेंट को उतना बर्डन लेना चाहिए, कॉमन सेंस है कि जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आगे उन्होंने एक्सपेंडिचर भी तो, सैलरीज भी तो एक्सपेंडिचर ही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो उतना ही होना चाहिए। जब आप इकोनॉमी को अनरियलिस्टिकली प्लान करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन आपके फेलियर स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी हो, वो बंदा के जो के जी डॉलर को हम 100 पे लेंगे, वो बंदा जो के 1 करोड़ नौकरी, दोनों ही चीजें अनरियलिस्टिकली, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम की टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, और हमें चाहिए होता है बैलेंस। फिर गवर्नमेंट का टैक्स रेट क्या है, सब्सिडीज कितनी देती है। यार ये सब्सिडी वाला तो अब काम ही भूल जाए ना। बहरहाल एक टाइम था वो आता होता था बिजली के बिल पे, या ये अब आपको कहाँ पे आता है। पीछे था
घी और उसमें मिलता था 1000 रुपए का, या पता नहीं किसको मिला, मुझे नहीं पता, बाहर सुना था मिला था कहीं ना कहीं। यही आप डायरेक्टली अगर एक आपने सुना था वो चीनी वाला केस, सब्सिडी जो दे दी थी, बाकी है बेसिकली सब्सिडी दी क्यों जाती है कि जो आपके ऊपर, दो बातें, जब इकोनॉमी में आपने प्राइस लेवल कम करना हो, कंपनीज को तो इस वजह से सब्सिडी दी जाती है ताकि प्राइस कंट्रोल की जा सके। क्योंकि देखें कैसे, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज 100 रुपए की कॉस्ट बन रही है उसकी, और जारी बात है उसमें उसने 10-15 रुपए अपना मुनाफा रख के बेचना भी है, तो वो अगर 115 रुपए उसकी प्राइस है, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है कि भाई ठीक है, तुम्हें बिजली का बिल माफ कर देंगे, या तुम्हें गैस का बिल माफ कर देंगे, या तुम्हें कैश में सब्सिडी दे देते हैं, तो तुम चीनी की प्राइस 115 से 100 पे ले, तो 15 रुपए की सब्सिडी मिलती, तो मार्केट में वो चीज सस्ती जाएगी, प्राइस लेवल कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, लोगों को किस वजह से डायरेक्टली दी जाती है, जैसे आपके पहले बिजली के बिल में आ जाती होती थी किसी मंथ में, गैस के में आ जाती थी, या कोरोना में आई कि जी वो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के थ्रू वो 2000 रुपये आपको कोरोना फंड वो आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली दो बातें होती हैं, इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन हो और उसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर डिस्ट्रॉय हो रही होती है, तो ये वो बेसिकली परचेजिंग पावर आपकी इनहेंस करने के लिए, आपके एक्सपेंडिचर को सपोर्ट देने के लिए ये चीज दी जा रही है। और हमारे यहाँ तो वो नेगेटिव होती है यूज। ये अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए, गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना चाहिए, नलके लगाने या गलियां पक्की करने या रोडें या जलसे करने से बेहतर कि आप ये कर लें। दोनों तरफ से प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन मिल जाती है और कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट परचेजिंग पावर। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन, या एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड। यहां पे वो ट्रेड पॉलिसी नहीं कह रहा, फ्री ट्रेड कह रहा है कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह तो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फॉरेन एक्सचेंज नहीं आना। आपको ये पता ही नहीं था, आपने तो वैसे लगा दी पाबंदी कि दुनिया में सबसे बड़ा सॉल्ट का बायर में से इंडिया एक था, जो कि आपसे सॉल्ट परचेज करता था, और आप बड़ी ह्यूज प्राइसेस चार्ज करते थे इंडिया। उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ कंट्रीज सच एज यूरोपियन, ये जो मैंने आपको बताया, और आपके सामने ये जो लास्ट 4-5 साल में, ना आप बच्चे हैं ना बाकी लोग सोच रखते ही हैं होता क्या है असल में। अच्छा, यूं ही होता है, इन्हीं भी ट्रेड ब्लॉक्स के थ्रू उन्हीं इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट लिए के जाई जाती है, बास कंट्रीज से निकाली जाती है। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि आप वो जो ट्रेड लॉबी दूसरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, या ये तो दूसरी लॉबी जिसके साथ आप इतना अरसा थे, जो आपको खिला पिला रहे थे, बाकी सारा कुछ कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाली। ये डॉलर एम ही नहीं ऊपर चलेगी, या बाकी सारी चीजें होंगी। तो कुछ चीजों के पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, कुछ के नेगेटिव होते हैं, तजर्बे नहीं करने चाहिए, क्योंकि फेल हो जाए तो आप आम बंदे के, जो बेचारा सारा दिन रेडी लगा के या ये करता है, तो उसकी कॉस्ट के ऊपर आप तजर्बे कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद कहता है, तो ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं कंपनी की डिसीजन टू इन्वेस्ट पे। वो देखते हैं टैक्स इंसेंटिव का। पाकिस्तान में रिकॉर्ड की इन्वेस्टमेंट हुई ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा, बहुत रिकॉर्ड। मैं अब ये नहीं जा रहा वो सही है या गलत है, मेरा किसी पॉइंट भाई कोई तल्लक नहीं, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, विद एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्या होता है, बाकी ये सारे एक जैसे हैं। बट ये फैक्ट है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा हुई। आपने कंपनी उसके बाद लगाई कौन सी है, मुझे ये बता दें। टेलीकॉम सेक्टर है, आप देख लें, यूफोन, वारिद, उसके बाद आप बात करें टेलीनॉर,
ये सारी की सारी कंपनीज उसी राह में है। जैज ने वारिद को क्यों परचेज कर लिया, क्यों मर्जर, सॉरी मर्जर हुआ अभी मर्ज हुई, क्यों हुई? वारिद तो इस शर्त पे लाए थे पाकिस्तान के, जब भी कोई लाइसेंस की ऑक्शन होगी तो आपको बिड करने की उसमें जरूरत नहीं है। मोबलिंग जो इतनी बिड करता था और इतनी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ती होती थी बोली लगाते हुए ज्यादा, उसने वो इंसेंटिव ले लिए उसके समझ जो। फातमा फर्टिलाइजर, एंग्रो के कई यूनिट्स, ये सब उसी में हुआ। कंपनीज यही देख रही होती हैं कि क्या हमें सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स, क्या उस इकोनॉमी में स्किल्ड लेबर मिलेगी है। क्यों हर कंपनी चाइना जाना चाहती है? नंबर वन, उन्होंने इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने दो काम किए, लेबर रेट कंट्रोल, एंड नंबर टू इज, सेकंड चीज जो थी वो क्या थी, लेबर को स्किल्स दे दी। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स चलाए गए, नेशनल प्रोग्राम्स, ट्रेन किया गया। दुनिया की सबसे सस्ती और स्किल्ड लेबर चाइना में, इसीलिए तो कंपनीज वहां जाती, फैसिलिटीज है, स्पोर्ट है। फिर उस कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मुझे नहीं पता, हम तो पाकिस्तान में जब से पैदा हुए तो एक ही पाकिस्तान स्टडी में लैंग पढ़ के आते थे, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इन्हिसार वहां के ज़रिए इब्लाग के ऊपर होता है। बट हमारे यहाँ जब एक बंदा कोई काम करता है, चलो कुछ भी कर रहा है, उसमें पैसे भी खा रहा है कुछ भी, तो हम वो भी डिस्करेज कर देते। रोडें बनाने से क्या होता है, ये अपना जब रोड पे मर जाता है उस टाइम पूछते नहीं फिर रोड बनाने से क्या होता है। और भाई रोड से सिर्फ ट्रैफिक नहीं जा रही, वहां से वेजिटेबल्स भी आ रही हैं, कंपनीज की एक्सेस है टुवर्ड्स मार्केट, चीजें टाइमली पहुंचेंगी, विदाउट डैमेज पहुंचेंगी। ये जो इंश्योरेंस फिर आपको करानी पड़ती है गुड्स की या ये नहीं होगी। तो बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इन फैक्टर्स का कंपनी की डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि इन इकोनॉमिक फैक्टर्स ने किसी भी इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर को अफेक्ट करना होता है। अच्छा, आफ्टर 1 मिनट ना वो लाइट जाएगी, मैंने बता दिया था, पिछली दफा अनाउंस कर दिया था। ये 4-5 मिनट आपकी ब्रेक होगी ताकि वो जनरेटर ऑन हो जाए और उतनी देर में वो आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है सोशल फैक्टर्स। हम इसको बोलते हैं इरा ऑफ मार्केटिंग एंड ग्लोबलाइजेशन। इस टाइम पीरियड ट्रेडिशनली टैक्स फैक्टर, ये जितने आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, आपने पॉलिटिकल, ये है, बट असल में अब कंपनी की वॉर किससे चल रही है, ये जिससे कंपनीज को compete करना पड़ता है, वो है सोशल फैक्टर। ट्रेडिशनली किसी टाइम पीरियड के ऊपर कंपनीज आपस में compete करती थी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, डिजाइन, ये
अच्छा जी, तो वो जो मैं बात कर रहा था कंपनी कंपटीशन की, तो वो जो ट्रेडिशनल कंपटीशन बेसिस थी ना, वो अब हो गई है चेंज। क्यों हो गई? जी, अब हम जरा पहले आप बात करें। अच्छा, सोशल फैक्टर्स बेसिकली, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले देखें कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस को एनालाइज करने से पहले पहले आपको एक चीज क्लियर हो कि जी डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है। अच्छा, इसमें क्या आता है? नंबर वन, पॉपुलेशन। नंबर टू, एज, इनकम, टेस्ट, फैशन, ये सारी चीजें आ रही। तो अब ये जो कंपटीशन है ना, ये किस बेसिस पे है? सोशल ट्रेंड्स एंड नंबर टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बेसिस पे कंपनीज आपस में आपके सामने ही। यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है, लोग फॉलो करते हैं, सारे उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों का जो इम्पैक्ट है, वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है कंपनी। अब इसमें अगर हम बात करें, दो बातें, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब ये मैं पूछू ना एटीट्यूड या ये, तो वो असल में इंग्लिश के कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने अडॉप्ट किए होते हैं, मैंने बताया भी था पिछली दफा। हमें नहीं पता होता, हम बोल रहे होते हैं। हम कहाँ पे बोलते हैं एटीट्यूड, यार ये बंदा या बंदी बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। एटीट्यूड बेसिकली क्या है? किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, पर्सनल बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस जिसको बोलते हैं, ये। तो ये इसमें कौन से फैक्टर्स आते हैं? वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स। उसके बाद आप बात करें वर्क टाइम लेयर, ये। अब ये गोरा बड़ा काम करने वाला है, हम कामचोर लोग हैं। हमें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो लोग होते हैं, ये कईयों को मैं हंसता होता हूँ, दोस्त है, दोपहर का खाना खाते ही नींद पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा आती है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में फिर वो 1:30-2 बजे के बाद काम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर जो लोग इस्लामाबाद रहते हैं, इनको एक चीज का आइडिया है कि सारे सुबह एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और शाम को सारे एक में वापस आ रहे होते हैं। तो वो ना सुबह जब आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, क्योंकि वो 9 to 5 वाला जो कल्चर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, या 8 to 4 वाला। तो वो रोड की एक साइड सुबह फुल जैम पैक होती है, और दूसरी पे आप देखें कुछ भी गाड़ी कहीं कहीं नजर आ रही होती है। तो शाम को आ रहे हो तो अपोजिट साइड जैम पैक होती है और बाकी वैसी चलती है। हमने तो अपने आप को लाद दिया ना काम से, अपनी जो चीजें थी कि घर में, अच्छा अब गाड़ी भी चाहिए, एसी भी लगा हो, बाकी भी सारा कुछ हो। हम वो घोड़े बन गए हैं जो दो दो तीन तीन जॉब्स कर रहे होते हैं एक्सपेंडिचर फुलफिल करने के। इस्लामाबाद में तो एक और कल्चर बहुत ज्यादा, मोस्टली लोगों ने गाड़ियां लीज पे निकाली हैं। तो वो क्यों करते हैं जी एक्स्ट्रा जॉब्स या पार्ट टाइम काम, और साथ वो क्या है कि जी वो इंटरेस्ट की कॉस्ट और वो जो लोन है वो भी तो चुकाना है। तो यहाँ आके घर ले लेते हैं और लीज करा लेते हैं या बाकी जो भी। तो कंपनीज को ये चीजें देखनी पड़ती हैं। एथनिक स्ट्रक्चर क्या है, एथनिसिटी, और ये आपको पता ही है। यूके के आपके सामने ही आया होगा, जब यूरोपियन यूनियन उन्होंने छोड़ा है, उसकी रीजन क्या थी? रेसिज्म, और ये रिलीजियस एटीट्यूड क्या, एज ग्रुप क्या। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देते हैं। हम कहते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश स्टॉक एक्सचेंजेस एशिया में, दुनिया की सबसे ज्यादा डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स अमेरिका या इनमें।
अब ये रीजन है, ये सोशल फैक्टर है, क्योंकि एज और इसमें ये है क्योंकि एशियन पॉपुलेशन ज्यादा यंग है, और यंग पॉपुलेशन जो होती है फिर ये क्या करती है, रिस्क लेती है। और वहां पे क्या है, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा चलते हैं, पेंशन फंड्स और इनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। उसके बाद नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट आज की डेट में, जो मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा मेन आज की डेट में, कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? ऑनलाइन बिजनेस का कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कंपनी की, बट वो कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है और आपको सर्विसेज दे रही है। कंपटीशन बढ़ गया। अब प्राइसिंग प्रोडक्ट की उस तरह से नहीं होती। खैर हमारे यहाँ तो आप उस ब्रांड के आउटलेट पे चले जाएं तो वो ही प्राइस है, ऑनलाइन भी देखेंगे तो वही प्राइस है कईयों की है ये। तो जो कंपनी ऑफर सिर्फ ऑनलाइन ही कर रही होती है चीजें, या ये वहां पे कुछ और होती है, क्योंकि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस बेस्ड कंपनीज हैं उन्होंने तो वो रेंट की भी कॉस्ट देनी है, बाकी भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है, बाकी सारा कुछ है। बट एक कंपनी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, कोई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, उसको क्या है, वो तो कर सकती है ना अपनी कॉस्ट प्राइस लो। बट हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद आईटी का रोल ज्यादा हो गया। अच्छा, कई लोगों को लगता है कंप्यूटर ही आईटी है, नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ और है। हम कहते हैं जब हम डिवाइसेस को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, एक्वायरिंग, ट्रांसमिटिंग डेटा के लिए यूज करते हैं, वो चीज होती है आईटी। कंप्यूटराइजेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया, हर चीज कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट, पहले तो नहीं होता। हर कंपनी आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहती है। क्यों? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि लेबर को रिप्लेस किया है टेक्नोलॉजी ने। स्टैंडर्डाइजेशन आई है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेबर की वजह से नहीं। हर कंपनी की कोशिश है वो इन्वेस्ट करे, और टेक्नोलॉजी तो डे टू डे बेसिस पे चेंज हो जाती है। अच्छा, वैसे टेक्नोलॉजी के फेवरेबल इम्पैक्ट भी हैं, अनफेवरेबल भी। दो चीजें, अब पॉजिटिवली यूज करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिवली यूज करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, थोड़ी सी बात हमने इसके ऊपर की थी। इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर डायरेक्टली लिंक है कंपनी की गुडविल से। ऐसी कंपनीज जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, या उनका इम्पैक्ट जो होता है वो प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाती इन्वायरमेंटल इश्यूज को, या ये, तो उनके लिए बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है, उनकी सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है।
अल्टीमेटली इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, आउटकम क्या है, गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट, नो कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज, ये सारी चीजें अल्टीमेटली इफेक्ट हो रही हैं। कंपनी इनकी वजह से हो रही है, ये सारी चीजें कंपनी की वजह से हो रही है। बट कुछ इंडस्ट्रीज में ये आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेट है, लाइक फार्मिंग, टूरिज्म हो गया, ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस या ये वो अच्छी नहीं है, बट फार्मिंग में फार्मर को अगर पैसे पूरे साल मिल रहे हैं किसी भी क्रॉप के या ये, उसके लिए वो ठीक है। बट जो भी कुछ है इसमें, आज की डेट में कंपनी चाहती है वो अपने साथ ठप्पा लगवा ले इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कार्बन न्यूट्रल, एक ऐसी चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती हैं, ऑक्सीजन लेवल लो करने के लिए उनको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए आजकल ना कंपनीज एक चीज में इन्वॉल्व होती हैं, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हमारे यहाँ जो दुनिया में नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान में होता है वो दुनिया में नहीं होता। हमारे यहाँ CSR का कॉन्सेप्ट पता है क्या है, मुझे अभी भी याद है, मैं जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये मैंने एक कोर्स पढ़ाया, तो उस टाइम पे ना मैं ये बताता होता था तो लोग उस टाइम हंसते होते थे। ये बाद में लोगों को बात समझ आना शुरू हुई कि पाकिस्तान इसके नाम पे क्या क्या कुछ करता है। नंबर वन, अगर ये CSR का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ना करता होता तो ये जो हमारी लेडीज मोस्टली मगरिब की नमाज के बाद जीतो पाकिस्तान लगा के बैठ जाती है, तो फाद मुस्तफ़ा भी एग्जिस्ट ना करता होता। ये अगर CSR का कॉन्सेप्ट ना होता तो हर साल प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट या सुनामी ट्री और ये भी एग्जिस्ट ना करता होता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारपोरेट टैक्स पेयर पता है कौन है? PTC, पाकिस्तान टबैको कारपोरेशन। इन्वायरमेंट में वो धुआं, सिगरेट का, वो हार्मफुल, सबसे अच्छा वो काम करते हैं अगस्त सितंबर, वो प्लांटेशन मार्च में और इसमें सीजन में, बरसात में बहुत ज्यादा प्लांट लगाते हैं। जब ईयर क्लोज होता है ना, FBR पहुंच जाते हैं कि हमें तो टैक्स माफ करें, देखिए हमने इतने की प्लांटेशन कर दी, इतनी कॉस्ट लगी। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। फिर फाद मुस्तफा होता है, इधर से आ रहा है ना मोबाइल फ्री, इधर दूसरे को ये गाड़ियां क्या कर रही हैं, उनकी तो मार्केटिंग की मार्केटिंग हो रही है, एट द एंड उन्होंने टैक्स माफ कराने के लिए पहुंचा। उसको तो सैलरी मिल जाएगी, बिल आपके घरों के बिजली के ज्यादा आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लगते भी उस टाइम पे हैं जिस टाइम पे सबसे कॉस्टली बिजली बन रही होती है, तो वो यूनिट प्राइस भी आपको ज्यादा चार्ज होती है, बट क्या करें। आगे बातें तल्ख हैं, लीगल फैक्टर्स, रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, ये पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर आएगा, लीगल, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कंट्री में लॉ मेकिंग में कौन इन्वॉल्व होगा, उस कंट्री की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही होगी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे आप बात करें बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशन, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं? डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस,
कॉपीराइट, पेटेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जब आप बात कर रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या फैक्टर्स हैं, लीगल। इसमें और भी हैं, डंपिंग, एंटी डंपिंग, बहुत सारे फैक्टर्स। मैं साथ बताता हूँ, इसी पे बात करें। अच्छा, अब ये देखें, हेल्थ एंड सेफ्टी मैंने उधर बताया था, वो एम्प्लॉयमेंट लॉ था, मिनिमम और मैक्सिमम वेज रेट, और ये हेल्थ एंड सेफ्टी, अब ये जो है, ये हर कंपनी इंप्लीमेंट करती है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, पॉलिटिकल। एम्प्लॉयमेंट लॉ वहां पे भी था, वो मैंने आपको बताया था, वो मिनिमम मैक्सिमम था ना। यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लॉ की, ये बात कर रहा है कि जी इसमें क्या है कि विदाउट पर्टिकुलर नोटिस आप किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन से। वो सुटेबल टेन्योर पूरा करे, अगर है तो उसको बताया जाए, रिडेंडेंसी करनी है या बाकी जो भी है, वो कैसे होगी। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते, इनमें से मोस्टली लॉ है, लोगों को पता है, बट हम नहीं वो करते। क्यों? हमारे यहाँ लॉ का सिस्टम इतना घटिया है कि एक केस लड़के और वकीलों को पैसे दे दे, बंदा गरीब हो जाएगा, बट उस केस का फैसला नहीं आएगा। दुनिया में है। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप यहाँ आप जाएं, हर हफ्ते प्राइस चेंज हुई होती है। बाहर आप करके दिखाएं ना किसी कंट्री में, जब तक आप पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे प्राइस चेंज। यहाँ आपको सुबह होती है, स्टार्ट होती है, पहला मैसेज सना सफीना का आता है। अब ऊपर सना सफीना, बंदा परेशान हो जाता है, ये मैंने कब नाम सेव किया था, वरना गलत मुखालते में भी आ जाता है। आप गए थे कभी सना सफीना पे? नहीं। आप गए थे ब्रीजे पे? नहीं। तो भाई इसका मतलब है आपके कंपनी ने आपका सारा पर्सनल डेटा उनको बेच डाला। कभी किसी ने बात की है, ये वॉइस रेज की है? नो। तो जो कंपनी लेवल के ऊपर है, जो प्रोटेक्शन के लिए, वो होते हैं लीगल। अब मतलब एक बंदे ने एक बुक लिखी, उसके अगेंस्ट वो कॉपीराइट के कोई और बंदा इसको नहीं लिख सकता, यहाँ से ये चीज नहीं ले सकता। गवर्नमेंट का तो नहीं होगा ना कॉपीराइट, पॉलिटिकल पार्टी का। जिसमें पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो पॉलिटिकल फैक्टर है। लीगल का आपको साफ देख के पता लग जाएगा कि ये लीगल एलिगेशन अराइज होता है इसकी वजह से। तो ये है जनाब आपका पेस्टल का टॉपिक।